हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आपका नेट का एग्जाम नजदीक आ चुका है तो जरूर तैयारी करें, सारे क्वेश्चन जब अवश्य देखें, जैसे कि नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाने लगे हैं। तो आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएएस पीसीएस के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कथन है महाजनपद काल में ऋग्वेद कालीन आर्यों के दो राजनीतिक संस्थाओं सभा और समिति का ह्रास होना शुरू हो गया था। कारण यह जनजातीय सभाएं बृहद भूभागीय राज्यों के संगठनात्मक ढांचे में उपयुक्त रूप से समायोजित नहीं हो सके। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कूट हम देखेंगे। और आई राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही और आर ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे दिए कुछ प्राचीनतम भारतीय राज्यों की सूची दी गई, जैसे कौशल, वज्जी, मगध, शाक्य। इनमें से कौन सा राज्य प्रशासन की राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण इसमें से नहीं करते थे। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 4, यानी वज्जी और शाक्य। ये देखिए, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व राजतंत्रात्मक राज्यों के अलावा गणतंत्र राज्य भी थे, जैसे वज्जी कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल थे, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलीय थे, पिपलीवन के मौर्य थे, अलकप के बुली थे, केशपुत के कलाम थे, और वैशाली के लिच्छवी थे, और सुमसुम गिरी के भग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 16 महाजनपद। और इसमें वज्जी 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, ये कितने राज्यों का संघ था, 8 राज्यों का संघ था ये। और जिसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, इसमें वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडल ग्राम के ज्ञातिक विशेष रूप से थे। और यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था। तो इसमें 2 और 4 ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में यवन कौन थे। यूनानी आगंतुक, गुप्तकालीन स्वर्णकार, मध्य भारत के शिल्पकार, या दक्षिण भारत की योद्धा जनजातियां थी। तो यवन कौन थे, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यूनानी आगंतुक। ठीक है, ये यूनान से आए थे और ये थे यवन जो यूनानी आगंतुक थे। और यह वह यूनानी थे जो स्वर्ण के बदले काली मिर्च, ठीक है आपने पढ़ा होगा, काली मिर्च खरीदने ये देशवासियों को मदिरा और दासियों की आपूर्ति करने के लिए भारत आए थे। संगम साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है, संगम साहित्य में इसका उल्लेख है। ठीक है, संगम साहित्य में। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर सिकंदर के आक्रमण का परिणाम नहीं था। भारत और यूनान के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। उत्तर पश्चिम भारत में सुस्पष्ट सीमांकित यूनानी साम्राज्य की स्थापना। विश्व के भौगोलिक ज्ञान का विस्तार। डी है मौर्य साम्राज्य के विस्तार में सहायता। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम भारत में सुस्पष्ट सीमांकित यूनानी की राज्य साम्राज्य की स्थापना। और इस जो आक्रमण था इसका महत्वपूर्ण परिणाम था विभिन्न क्षेत्रों में भारत और यूनान के जो मध्य प्रत्यक्ष संपर्क का की क्या करना था, स्थापना। और सिकंदर के अभियान द्वारा 4 भूमि और समुद्री मार्गों की खोज हुई थी और इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पकारों के लिए क्या हुआ, मार्ग प्रशस्त हो गया था इनके लिए। और व्यापार संबंधी तत्कालीन सुविधाओं में वृद्धि भी हुई थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, पहली और दूसरी शताब्दी के यूनानी और रोमन विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूनानी भाषा में लिखी गई टालेमी की जियोग्राफी, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत के भूगोल और वाणिज्य से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। लैटिन में लिखी गई प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच व्यापार से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है, महत्वपूर्ण आंकड़े। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उपयुक्त कथन में कौन से कथन है, तो दोनों ही ये कथन सत्य है। देखिए, यूनानी भाषा में लिखी गई जो टालेमी की जियोग्राफी है यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है और भारतीय पत्तनों का इसमें उल्लेख मिलता है। रोमन
विवरणों का उल्लेख मिलता है। भारत और रोमन साम्राज्य के मध्य जो व्यापार था उसका भी उल्लेख मिलता है टालेमी की जियोग्राफी से। और यूनानी भाषा में लिखित क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और ये भी, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और बहुत बार पूछा भी जाता है। और अज्ञात लेखक था ये भी, किसने लिखा है पता नहीं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है। और सी और टालेमी की जियोग्राफी भारतीय भूगोल और वाणिज्य के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े देती है। और लैटिन में लिखी प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका हिस्टोरिका पहली शताब्दी संबंधित है, जो कि हमें भारत और इटली का जो व्यापार था उससे ये संबंधित जानकारी देती है, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका। 6 क्वेश्चन है, गंधार कला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य एशियाई आक्रमण के कारण गंधार कला शैली का पतन हो गया। दूसरा है, वह शैली यूनानी और रोमन दोनों कला रूपों की विशेषताएं ग्रहण किए हुए थी। उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल बी, ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। यह शैली यूनानी और रोमन कला दोनों रूपों की विशेषताएं ग्रहण किए हुए थी, ठीक है। जैसे मध्य एशियाई आक्रमण द्वारा भारतीय कला और मूर्ति कला को आगे आगे क्या हुआ, विकास हुआ, पश्चिमी संसार के साथ निकट हुआ, और अनेक भारतीय कला में अनेक शैलियों को प्रसिद्ध किया। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण विकास कला गंधार शैली का विकास था। जब कुषाण आए तो गंधार शैली का भी विकास हुआ, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, हाइड्रोस्पीच का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम, सतलज, कृष्णा, घाघरा। तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा झेलम नदी के किनारे, ठीक है। हाइड्रोस्पीच का युद्ध 327 ईसा पूर्व, ठीक है, 327 ईसा पूर्व सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वत पार किया था और यहाँ की जनजातियों से युद्ध करने में लगभग 10 महीने व्यतीत कर लिए थे उसने। और फरवरी 326, ठीक है, फरवरी 326 बहुत बार पढ़ा होगा आपने, 26 ईसा पूर्व नावों के पुल की सहायता से सिंधु को पार किया था। और तक्षशिला के शासक आम्बी ने उसका स्वागत किया था और वहां से सिकंदर ने पोरस को जो अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, लेकिन पोरस ने अस्वीकार कर दिया था और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय किया। तब सिकंदर तक्षशिला से हाइड्रोस्पीज नदी झेलम के किनारे तक पहुंचा और नदी के दूसरी ओर उसने पोरस की विशाल सेना रख दी और नदी में भारी बाढ़ के कारण किसी सिकंदर उसे पार भी नहीं कर पाया था और सक्षम नहीं हुआ था पार करने में। और कुछ दिनों बाद उसने नदी पार कर ली और उसके बाद हाइड्रोस्पीच का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया और पूरी क्षमता से लड़ा गया था। हालांकि पोरस की उस समय हार हुई थी, लेकिन वह युद्ध हार गया, लेकिन सिकंदर ने भारतीय राजा के साहस और वीरता से प्रभावित होकर उसे उदारता पूर्व व्यवहार दिया और उसका वो राज्य भी वापस लौटा दिया। क्योंकि सिकंदर ने ये पूछा था कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया था कि जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो सिकंदर ने उसका जो पोरस का राज्य वापस कर दिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये युद्ध झेलम नदी के किनारे। 8 क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति भारतीयों पर आक्रमण करने की सिकंदर की योजनाओं को सफल बनाने के अनुकूल रही, क्योंकि यह क्षेत्र अनेक स्वतंत्र राजतंत्रों में जनजातीय गणतंत्र में विभक्त था। दूसरा पॉइंट है, खैबर दर्रे पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। तीसरा है, वह विशाल सेना लेकर आया था। और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, ठीक है। यह क्षेत्र अनेक स्वतंत्र राज्यों में जनजाति गणतंत्र में विभक्त था। और दूसरा, खैबर दर्रे पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। दोनों ही बातें इसमें सही है। 9वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत के आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो पहले ऑप्शन आएगा ए, यूनानी, फिर शक आए, फिर कुषाण, ये सही हो जाएगा। भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम यूनानी, शक, कुषाण वंश है। और यूनानी सम्राट डेरियस ने भारत पर 513 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। यूनानी डेरियस, क्या नाम था इसका?
डेरियस सम्राट था यूनानी ये, और इसने 513 ईसा पूर्व, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। और पुनः यूनानी सम्राट सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद शक जो सीथियन थे, पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद कुषाणों ने पहली शताब्दी में, कनिष्क आदि का शासन पहली शताब्दी है, तो पहली शताब्दी में आक्रमण हुए थे कुषाणों के। तो इस तरीके से यूनानी, शक और कुषाण। 10th क्वेश्चन, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहान कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा पॉइंट है, चीनी तीर्थयात्री में ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं एक सही है नहीं दो सही है, दोनों ही चीजें गलत है। चीनी यात्री फाहान 399 ईस्वी में से 414 ईस्वी, ठीक है, 399 से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ये चंद्रगुप्त सेकंड किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। और चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग करीब ये कब आया था? 630 में ये आया था ह्वेनसांग, ठीक है, 630 में आया था। और 630 से 40 ईस्वी के बीच भारत की धरती पर पदार्पण किया। और उस समय भारत का राजा कौन था इस समय? हर्षवर्धन, ठीक है। ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसमें हर्षवर्धन का शासनकाल था और ये आया था चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। और उस समय भारत का जो राजा हर्षवर्धन था, हर्ष के विषय में ह्वेनसांग के से विस्तृत जानकारी मिलती है। और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं बताया था, ठीक है, हर्षवर्धन को इसने प्रतिरोधी नहीं बताया था ह्वेनसांग ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नहीं एक सही नहीं दो सही है। 11th क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर किस वंश का, राजवंश का शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या कड़ो वंश का? और जैसा कि आप जानते हैं नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था उस समय, ठीक है, तो नंद वंश हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक, ये भी पूछ लेता है कि अंतिम शासक नंद वंश का कौन था जिसके समय में सिकंदर का आक्रमण आया था। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो अंतिम जो था ये कौन था? ये था घनानंद, ठीक है, घनानंद था ये। और जिसके समय में सिकंदर का हमला हुआ था। और सिकंदर के हमले के समय मगध का शासक ये था घनानंद वंश का। और यूनानी जो स्रोत है उसमें इसका नाम एग्रे बीज मिलता है, ठीक है, एग्रे, ठीक है, क्या है? एग्रे ब्रिज मिलता है। इस तरीके से पूछ लेता है यूनानी में क्या नाम मिलता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंद वंश। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? नियार्कस, अनेसरिटिटस, डाइमेकस, अरिस्टोक्यूलस। और ये क्वेश्चन मैंने देखा था, नेट का एग्जाम दिया था तो उसमें ये पूछा था क्वेश्चन, और कई बार रिपीट हुआ है नेट के एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो कौन था वो? डाइमेकस। ये सिकंदर के साथ डाइमेकस नहीं आया था। ये तीनों आए थे, नियार्कस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोक्यूलस। और डाइमेकस जो सिकंदर के साथ नहीं आया था। सीरिया का शासक था एंटियोकस, जिसने डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर मौर्य शासक बिंदुसार के शासन में भेजा था, बिंदुसार के समय, ठीक है, डाइमेकस को। और ये भी कई बार पूछता है डाइमेकस के बारे में, ठीक है। तो डाइमेकस आया था बिंदुसार के शासन के काल में, और यह मौर्य शासक था बिंदुसार, और उसकी सभा में भेजा गया था डाइमेकस को। 13 क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें केवल पाली तथा संस्कृत में लिखा जाता था। सेकंड है,
उनका संबंध अशोक के धम्म से तथा इनसे उनके उत्तराधिकारियों को निर्देश भी प्राप्त होते तथा इनसे उनके उत्तराधिकारियों को निर्देश भी प्राप्त होते थे। 2 बार रिपीट हो गया। 13वें शिलालेख में उसके द्वारा किए गए कलिंग युद्ध का वर्णन है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उनका संबंध अशोक के धम्म से तथा इनसे उत्तराधिकारी को निर्देश भी प्राप्त होते थे। और तीसरा सही है कि 13वें शिलालेख में उसके द्वारा किए गए कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में वर्णन है कलिंग युद्ध का मिलता है। ठीक है, और सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों के भी पूछ लेता है कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ठीक है, तो 1800, ये भी ध्यान रखें, बहुत बार पूछता है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, तो इसलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स 1837 ईस्वी में जेम्स, ठीक है, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था पहली बार, और उन्हें पाली भाषा में लिखा गया था तथा कुछ जगहों पर प्राकृत का भी प्रयोग किया गया था और कंधार जैसे हिस्सों में यूनान तथा अरामाइक लिपि का भी प्रयोग किया गया था। और 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। और 7वीं जो राजज्ञा उसके द्वारा स्वयं के धर्म को बढ़ावा देने और उनके प्रयासों को सारांश प्रदान करती है। ठीक है, 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के संबंध में सही है? पहली, एक बार सुव्यवस्थित राज्य शासन तंत्र की स्थापना। दूसरा पॉइंट है उत्तरी काले पालिशदार मृद भांडों की बहुलता। तीसरा है तीव्र नगरीकरण का दौर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2, 3 सभी चीजें इसमें सही है। कौन सा कथन मौर्य काल के संबंध में सही है? तो तीनों ही बातें सही है। देखिए, पहली बार एक सुव्यवस्थित राज्य शासन तंत्र की स्थापना हुई थी। मौर्य शासकों द्वारा पहली बार सुव्यवस्थित राज्य शासन तंत्र की स्थापना की गई थी और इस शासन तंत्र का संचालन साम्राज्य के केंद्र से किया गया था जाता था। और वहीं दूसरी ओर उनकी विजय ने व्यापार और धर्म प्रचारक गतिविधियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किए थे। और दूसरी बात, उत्तरी काली जो पॉलिशदार मृद भांड थे उसका इस समय उसकी बहुलता थी। ठीक है, क्योंकि भौतिक संस्कृति विशेषता में लोहे का अत्यधिक उपयोग, सिक्के, आहत सिक्के प्रचुरता और उत्तरी काले मृद भांड नामक जो सुंदर बर्तन थी उनकी बहुलता, ये सब इसमें मिलती है। तीव्र नगरीकरण का दौर भी था एक तरीके से। ठीक है, नगरों की अधिकता के कारण जो उनकी संख्या का सटीक ब्यौरा तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें नगरीकरण का दौर भी था शासन काल में, मौर्य शासन काल में। तो 1, 2, 3 तीनों ही चीजें राइट हैं। 15 क्वेश्चन, अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने धार्मिक संहिता का प्रचार किया। इसका उद्देश्य परिवार संस्था को सशक्त बनाना था। इसने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी चीजें इसमें सही हैं। अशोक के धम्म की नीति क्या थी? धार्मिक संहिता का इसने प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसका उद्देश्य परिवार संस्था को सशक्त बनाना था और इसने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया और पशु बलि पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और अशोक का धम्म जो है परिवार और समुदाय दोनों में सामंजस्यपूर्ण जीवन को बढ़ावा देने पर बल देता था और धम्म के विकास के लिए परिवार को आदर्श केंद्र मानता था। ठीक है, आदर्श केंद्र मानता था और हिंसा, क्रूरता और क्रोध, ईर्ष्या पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया प्रजा से। और प्रथम शिलालेख में पशु बलि का, प्रथम जो शिलालेख है ये ध्यान रखें, प्रथम शिलालेख, तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था। पशु बलि पर प्रतिबंध प्रथम शिलालेख द्वारा। 14 शिलालेख है और बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप टीजीटी का दें, पीजीटी का दें, चाहे सीनेट का एग्जाम दें, एक जरूर इसमें से पूछा जाता है 14 शिलालेख में से। तो जरूर याद रखें कि चारों 14 जो शिलालेख हैं उनमें क्या क्या है। ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।